माँ आपसे पीछा छूटे इसीलिए तो घूमने जा रहे हैं। माँ आपके खर्चे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं कि पेड़ हिलाओ और पैसा बटोर लो। मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर पैसा आता है। समझिए आप। हर्ष बड़े ही तैश में माँ से कहे जा रहा था। तब उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, मेरी ज़रूरत तुम्हें खर्चे लगने लगे हैं। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया? कैसे तेरे पापा ने और मैंने दूसरों के खेत जोतने का काम किया ताकि 2 वक्त की रोटी तुझे खिला सकें। इतना ही नहीं, तेरे पापा ने दूसरों की अनाज वाली बोरी मंडी तक में बेचने ले जाते थे। तुझे पढ़ाने लिखाने की खातिर हम लोगों ने खेत खरीदे, जिससे तेरी पढ़ाई में पैसों की वजह से रुकावट ना आए। और आज तू मेरे लिए मेरी ज़रूरतों को फिजूल के खर्चे कह रहा है। मुझे चश्मे की ज़रूरत है। अगर उसकी डंडी ना टूटी होती, अभी नया चश्मा बनवाने को ना कहती। कम से कम उसी की ही दूसरी डंडी लगवा ला। उसकी वजह से ना तो चश्मा लग पा रहा है, ना ही सिर दर्द दूर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चक्कर खाकर कहीं गिर ना जाऊं। मैं संभल संभल कर चल रही हूँ। अच्छा अच्छा माँ, ठीक है, शाम को लौटते हुए लेता आऊँगा, हर्ष ने बेरुखी से कह दिया। अब उसके ऑफिस में फ़ोन लगाकर सरला जी पूछती, हर्ष, तू डॉक्टर से मेरा नंबर लगवा दे या उसका फ़ोन नंबर मुझे दे दे ताकि सिर दर्द ना हो। मुझे लग रहा है कि दोबारा से टेस्ट करवा लूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। तब उनका बेटा हर्ष बहुत उखड़े स्वर में बोला, अरे माँ, क्या ऑफिस में भी फ़ोन लगाकर परेशान कर रही हो? ये भी नहीं होता कि डायरी में खुद देख लूँ, या नहीं तो इतना ही तो भारती को बोल देती। पर आपसे ये भी नहीं होता। आपको मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए, जैसे मुझे परेशान करने में आपको मज़ा आता है। माँ, बेटा बेटा सुन तो मेरी पूरी बात। वो पूरी बात ही नहीं कह पाती और वो फ़ोन रख देता है। और उनकी बहू से वो कुछ बोलें, उनकी कहाँ इतनी मजाल। घर में हर्ष ने उसे इतना सिर पर चढ़ा लिया कि उससे सरला जी बात करना भी पसंद नहीं करती। वो तो घर के काम बिना बोले ही कर देती थी, और वो हमेशा हर्ष का मनपसंद खाना बनाती, साथ ही उसकी ज़रूरत से पहले ही उसके काम कर देती थी। पर भारती को क्या, उसे उनके आने से सहूलियत ही थी। जिम्मेदारी तो सरला जी घर की निभा ही रही थी। मजाल है कि कहीं धूल का नाम और निशान दिख जाए। हर्ष और भारती उनका कभी कोई एहसान नहीं मानते थे। जब से शहर आई थी तो पति की यादों से दुखी नहीं रहना चाहती थी। बस वो बिजी रहकर अपने दुख दर्द को भूलना चाहती थी। बहू भी ऐसी मिली कि कुछ पूछो ही मत। वो तो एक की चार सुनाने वालों में से थी। खैर, उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें माइग्रेन की शिकायत थी। अगर चश्मा ना लगाएं तो सिर भारी हो जाता था। पर इससे बहू बेटे को क्या, घर मकान तो उनके नाम हो चुका था। पति के गुजरने के बाद शहर में माँ को हर्ष ले आया था, और उनसे मकान और खेत के पेपर्स पर जब साइन चाहिए तो कहा, माँ, यहाँ गांव में अकेले रहकर क्या करेगी? तू मेरे साथ अपने घर में रहना और ठाठ करना। शहर वाला घर वो भी तो पापा ने ही दिलाया था, वो भी तो आप ही का है। हर्ष उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में गांव का घर और खेत बिकवा कर ले आया था। अब वो पति के गुजरने के बाद बेटे के साथ रह तो रही थी, पर उनका मन नहीं लगता था। उनसे तो सुकून से 2 मीठे बोल बोलने के लिए भी कोई नहीं था। वो तरसने लगी थी कि कोई उनके पास हंसे बोले, पर ऐसा नहीं हो रहा था। उनसे बहू बराबर का काम कराती। उनके घर के नौकर को देने वाले पैसे भी बच रहे थे। इसीलिए भारती के लिए सरला जी का आना एक सुखद एहसास बन गया था। सास बहुत काम जो कर लेती थी, वो भी बिना थकान के उन्हें काम करना बिल्कुल नहीं करता था। पर आज उन्हें उनके मनोहर जी की एक एक बात याद आ रही थी। वो कहते थे, देखो सरला, मैं जब तक हूँ तब तक मैं हाथ में रकम रखूँगा, नहीं तो हाथ खाली होते ही कोई इज्जत नहीं करता, ना ही कोई साथ देता है। आज सरला जी को चश्मा ठीक कराने के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था। पर करे भी तो क्या करे, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बेटे के मुंह में खेती मकान बिकवा दिया था, और शहर वाला घर भी उसने अपने नाम करा लिया था। इस कारण वो बेबस सा महसूस कर रही थी। बहू भारती की किटी पार्टी थी तो वो तैयार होकर निकल गई। अब तो उनसे जितना काम हो सकता उन्होंने किया। रात हुई तो बोली, बेटा हर्ष, मेरा चश्मा बन गया कि नहीं? मेरा सिर बिना चश्मे के बहुत भारी भारी लगता है। तब वो कहने लगा, माँ, मेरे पास एक ही काम नहीं है कि आपका चश्मा बनवाने बैठा रहूँ। मेरे पास ऑफिस के अलावा हज़ारों काम हैं। आप खुद क्यों नहीं चली जाती? खुद भी तो बनवा सकती हैं। तब इतना सुनते ही वो बोली, बेटा, एक तो तूने ना तो चश्मा बनवाया और ना ही मुझे डॉक्टर की पर्ची बताई, नहीं तो मैं ही मेडिकल से सिर दर्द की गोली ले आती।
आजकल तू मुझे पैसे भी नहीं देता। अब बता, मैं अपनी परेशानी तुझसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? आखिर बेटा है तू मेरा, बहू तो पराया खून है, उससे क्या उम्मीद करूँ? उसे वैसे भी तूने सिर पर चढ़ा रखा है। उससे कुछ बात ना करो, वो ही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि कुछ भी बोलो तो नमक मिर्च लगाकर झगड़ा अलग करा देती है। वो ऐसी ही है। खैर बेटा, तू मुझे अभी 2,000 रुपये दे दे। जितनी ज़रूरत होगी उतने यूज़ कर लूँगी, बाकी के पैसे वापस कर दूँगी। फिर वो कहता, ठीक है माँ, कल ले लेना। अब वो रात में जैसे तैसे सो गई। अब सुबह बेटे के ऑफिस जाने से पहले पैसा मांगती हैं तो बेटा बुदबुदाहट के साथ कहता है, कहाँ से ले आए इस बुढ़िया को? वो सुन लेती हैं। क्या कहा बेटा? तब वो बोला, माँ कुछ नहीं। तब खाने की टेबल पर हर्ष बैठा। तभी उसकी पत्नी बोली, अजी सुनते हो, क्या हुआ केरल ट्रिप की टिकट का? बुक हो गई थी ना? तैयारी भी हो गई है, हम लोग को कब निकलना है? तब सरला जी बोली, अरे हर्ष, तूने बताया नहीं कि तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? घर में मेड भी नहीं है। तब वो बोला, माँ तुमसे पीछा छूटे इसीलिए जा रहे हैं। इतना सुनकर वो कहने लगी, अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। तब बहू भी कहती, माँ जी आप तो हम पर बोझ बन गई हैं, क्या आपकी वजह से घूमना फिरना भी छोड़ दें? ऐसी बोरिंग लाइफ कौन जीता है भला? हर दिन आपके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर का खर्चा, कहीं कुछ मंदिर में दान देने का खर्चा। मम्मी जी हम लोग आपसे परेशान हो गए हैं। इतनी बात सुनकर वो भी कहाँ शांत रहने वाली थी। उन्होंने भी कहा, मेरे खर्चे तुम्हें दिखते हैं, घूमने जाओगे तो क्या पैसा नहीं लगेगा? वहाँ तुम लोग पैसा पानी की तरह बहा दोगे तो कुछ नहीं, क्या वहाँ खर्चा नहीं होगा? तब उसने कहा, माँ मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं जैसे चाहे खर्चा करूँ, इससे आपको क्या? तब उनकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। वो भावुक होकर बोली, बेटा जो आज तूने बात कही वो मुझे दिल तक छलनी कर गई। जब गांव का घर और खेत बिकवाने थे तब तो तेरा दूसरा ही रूप था। मैंने सोचा नहीं था तू ऐसे रंग भी बदलेगा। पर उन्हें अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। खैर वो दोनों उन्हें अकेला छोड़कर निकल गए। ना तो उनका चश्मा बना, ना ही उनको दवा ला कर दी, बस पैसे देकर चला गया। तब पड़ोस से सुरेश चाबी देने आया तो उसकी पत्नी मायके से आने वाली थी। वो ये सोचकर देना चाहता था कि मेरी पत्नी परेशान ना हो, मेन डोर की एक ही चाबी है, इसीलिए तभी वो पड़ोस में हर्ष के यहाँ चाबी देने आ गया। जैसे ही डोरबेल बजी तभी सरला जी दरवाज़ा खोलने आई। उस समय वो कुछ बोल ही नहीं पाई कि चक्कर खाकर गिरने वाली थी कि वो उन्हें संभालता है, उनके चेहरे पर पानी मारकर सोफे पर बिठाता है और फ़ोन करके वो अपने दोस्त से दवाई मंगवा कर देता है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आंटी जी आपकी ऐसी हालत कैसी हो गई? तब वो दुखी होकर बोली, मेरा बेटा मेरी एक नहीं सुनता। मेरे बेटे ने गांव का घर और खेत बेच दिए और ये मकान भी मेरे से अपने नाम करा लिया। अब इसमें मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं क्या करूं? तब सुरेश ने कहा, आंटी जी आप चिंता ना करें, मैं पेशे से वकील हूं, आप चाहे तो अपना घर वापस ले सकती हैं। ये नया कानून बना है कि बेटा यदि बूढ़े माँ बाप की देखभाल ना करे और दुर्व्यवहार करे तो आप मानसिक प्रताड़ना का केस लगा सकती हैं और आप अपना घर अपने नाम पर वापस ले सकती हैं। अब उन्हें सुरेश की बात समझ आ रही थी। इस तरह वो हर्ष के खिलाफ केस लगा देती हैं और सुरेश उनका चश्मा भी बनवा कर देता है। इस तरह कानूनी प्रक्रिया होने में थोड़ा बहुत समय लगता है। अब हर्ष और उसकी पत्नी वापस लौट आए थे तो माँ को कमज़ोर और दुखी ना पाकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें लगा था उनकी माँ दुखियारी होकर बिस्तर पर पड़ी मिलेगी। पर कुछ देर बाद अब कोर्ट से नोटिस के पेपर्स आ गए तो वो बेटे को देते हुए बोली, हर्ष ये लो, कोर्ट से तुम्हारे लिए नोटिस है कि मकान मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैंने तुम पर केस फाइल किया है। अब तुम मेरा घर खाली कर दो, इस घर को मेरे नाम कर दो, क्योंकि नए नियमानुसार जो बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करें, उनका खर्चा वहन ना करें, तब माँ बाप अपना घर वापस ले सकते हैं। इतने में वो एकदम से चिल्लाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? जो घर आपके नाम पर था वो तो मैंने अपने नाम पर करा लिया है, नामांकन में तो मेरा नाम है। उसकी बातें सुनकर वो बोली, ये नोटिस आया है, इसको पढ़कर जवाब देकर घर खाली कर देना। 1 सप्ताह का समय है, सोच लो कहाँ और कैसे रहोगे। अब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तब हर्ष ने कहा, माँ ये आप कैसे कर सकती हैं? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, खून हूँ आपका, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तब उन्होंने कहा, तुम अपनी करनी भूल गए, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया।
मुझे एक एक पैसे का मोहताज बना दिया। इतने में वो कहने लगा, माँ आपका अकेले कैसे चलेगा, हम भी देख लेंगे। माँ देखना, एक दिन आपको मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी। उसकी माँ सरला जी बोली, ऐसी औलाद से बे औलाद होना ही अच्छा है। अगर मैंने तेरे पापा की बात मानी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। उनका मानना था कि जब तक हाथ में पैसा है तब तक दुनिया में तुम्हारी इज्जत है। मैं ही उनकी बात को ना समझ पाई और तेरी मीठी मीठी बातों में आ गई। यदि तेरी ना सुनती कितना अच्छा होता, मुझे तेरे आगे मिन्नतें तो ना करनी पड़ती। इसीलिए अब मैं समझ गई हूँ कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, समझा? बहुत हुआ रोना धोना, बस घर खाली करो वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। अब सरला जी के अंदर आत्मविश्वास आ गया था। जो बेटे के सामने गिड़गिड़ाती थी वही अब उनका बेटा आज गिड़गिड़ा रहा था। माँ ऐसा मत करो, अब मैं आपका पूरी तरह से ख्याल रखूँगा। पर उनके ऊपर कोई असर ना हुआ। बेटे बहू को निकाल दिया। इस तरह उन्हें उनका घर वापस मिल गया और बेटे को घर खाली कर जाना पड़ा। इस बार सरला जी धोखा खाकर मुंह के बल गिरना नहीं चाहती थी। अब वो सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने मकान मालकिन की तरह रहने लगी। आधा मकान किराए पर देने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियां नहीं हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरला जी का ये फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।